महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज का बिंदु हमारा जो कुछ समय बाद परीक्षाएं होने वाली है उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण है, और जो छात्राएं इस वर्ष बीए पार्ट थर्ड में क्रमोन्नत होकर बीए पार्ट सेकंड से क्रमोन्नत होकर फाइनल में आई है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, परीक्षा का समय विश्वविद्यालय ने इस वर्ष घटा दिया है। 3 घंटे के स्थान पर 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा। हमारे हिंदी साहित्य में जो प्रश्न पत्र जिस प्रकार का आता था उसी प्रकार का आएगा। जैसे व्याख्याएं भी होंगी, प्रश्न भी होंगे, निबंधात्मक और टिप्पणियाँ भी होंगी। सिर्फ समय घटाया है, ठीक है, और उसी के आधार पर अंकों का भी निर्धारण हो जाएगा। इसके अलावा कोई बड़ा परिवर्तन हिंदी में नहीं हुआ है। समय की अवधि घटाई है तो हो सकता है व्याख्याएं कम हो सकता है प्रश्नों की संख्या भी कम हो। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास विश्वविद्यालय से प्रश्न पत्र किस प्रकार से आएगा इसके बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आए हैं। हिंदी का प्रश्न पत्र कैसे आएगा इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये निश्चित है कि भाई सभी जो बिंदु थे जिनसे प्रश्न पत्र बनता है, मैंने बताया जैसे व्याख्याएं हैं निश्चित आएंगी, जैसे प्रश्न हैं निबंधात्मक निश्चित आएंगे, टिप्पणियाँ भी आएंगी। ठीक है, तो अब हम हमारे विषय पे आते हैं। आज का अध्ययन हम बीए पार्ट थर्ड के हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर से लेंगे। कवि धूमिल को पढ़ेंगे। इनकी कविता है प्रौढ़ शिक्षा। कवि धूमिल की कविता प्रौढ़ शिक्षा परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो इसका आज हम अध्ययन करेंगे। सुदामा पांडे धूमिल, धूमिल का पूरा नाम था सुदामा पांडे धूमिल। इनका जन्म 9 नवंबर 1936 को, है ना, खेवली गांव जिला बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका देहांत 10 फरवरी 1975 में अल्पायु में ही हो गया, परंतु इतने कम समय में भी इन्होंने साहित्य की सेवा की वो अविस्मरणीय है, अतुलनीय है। शिक्षा इन्होंने जो प्राप्त की है उसके बारे में बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई इनकी। कुर्मी क्षत्रिय इंटर कॉलेज हरुआ से 1953 में इन्होंने हाई स्कूल पास की। आजीविका के लिए ये काशी से कलकत्ता तक भटके। नौकरी मिली तो मानसिक यंत्रणा भारी पड़ी, ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित रहे। धूमिल साठोत्तरी कविता के कवि माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? साठोत्तरी कवि। कविता के कवि माने जाते हैं। पहली कविता कक्षा 7 में ही लिख दी थी इन्होंने। प्रारंभिक गीतों का संग्रह बांसुरी जल गई फिलहाल अनुपलब्ध है। कुछ कहानियां भी लिखी इन्होंने। धूमिल की कीर्ति का आधार वे विलक्षण कविताएं हैं जो संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का लोकतंत्र में उपस्थित रही है। ये इनके काव्य संग्रह रहे हैं। धूमिल सच्चे अर्थ में जन कवि थे। क्या कहलाते हैं? जन कवि। जन कवि कहते हैं।
लोकतंत्र को आकार अस्तित्व देने वाले अनेक संस्थाओं के प्रति मोहभंग, जनता का उत्पीड़न, सत्य विमुख सत्ता, मूल्य रहित व्यवस्था, असमाप्त पाखंड धूमिल की कविताओं का केंद्र रहा। वे शब्दों को खुरदरे यथार्थ पर ला खड़ा करते हैं। भाषा और शिल्प की दृष्टि से उन्होंने एक नई काव्यधारा का प्रवर्तन किया। जर्जर सामाजिक संरचनाओं और अर्थहीन काव्य शास्त्र को आवेश, साहस, ईमानदारी और रचनात्मक आक्रोश से निरस्त कर देने वाले रचनाकार के रूप में धूमिल विस्मरणीय है। इनकी कविता प्रौढ़ शिक्षा का आज हम अध्ययन करेंगे। प्रौढ़ शिक्षा हमारे लोकतंत्र पर एक चोट करती हुई कविता है। हमारे स्वतंत्र भारत का जो सच्चा स्वरूप है वो इसमें निखर करके सामने आया है और हमारी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उन पे करारा व्यंग करती है। कविता साक्षरता को लेकर है, साक्षरता अभियान को लेकर लिखी गई है। चूँकि शिक्षा, विधिवत शिक्षा अंग्रेजों की देन रही, लेकिन शिक्षा का प्रसार इतना नहीं हो पाया। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी इसकी गति धीमी रही और अन्य के मुकाबले ये कुछ ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाया। प्रौढ़ शिक्षा इसी प्रकार की एक रचना है जिसमें कवि ने ग्राम देहात में रहने वाले प्रौढ़ यानी कि बुजुर्ग व्यक्तियों की मर्माहत पीड़ा को प्रौढ़ शिक्षा कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। और शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए जो प्रौढ़ शिक्षा अभियान है सरकार ने चलाया समय समय पर, उसकी भी ये पोल खोलता है कि वो कितना जनोपयोगी हुआ, कितना नहीं हुआ। कुछ बिंदुओं पे हम अगर बात करें तो प्रौढ़ शिक्षा से ऐसा तो नहीं हो पाया कि लोग शिक्षित हो गए, उनका विचार बदल गया, देश से पाखंड खत्म हो गया, अंधविश्वास खत्म हो गया, छुआछूत खत्म हो गई। शिक्षा के प्रसार होने के बावजूद जब ऐसा नहीं हो पाया तो प्रौढ़ शिक्षा कितना कारगर रही, कितनी कारगर रही, ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। कविता का शीर्षक अत्यंत रोचक है, प्रौढ़ शिक्षा। और कविता हमें कहती है कि काले तख्ते पर सफ़ेद खड़िया से मैं तुम्हें लिखना, मैं तुम्हारे लिए लिखता हूँ। क्या है कि वो कवि कहता है कि मैं चौपाल में गया गांव के में और वहाँ पर मैंने कि आपको जब चौपाल में गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा करके मैंने पढ़ाना शुरू किया और शुरू किया तो पहला अक्षर जो खड़िया की बनी हुई स्लेट थी उस पर मैंने लिखा ए, और तुम्हारे मुख है ना, पर जब तुम अब मतलब क्या है कि तुम्हारे मुख से उसका उच्चारण कैसे निकला, ये गहरा व्यंग लिए हुए है कि किसी अंधी गुफा के द्वार की तरह खुल जाता है। यानी कि आप ए का उच्चारण करने के बजाय जो आप एक अपनी पीड़ाओं के समय जो आहा भरते हो वो आपके अभ्यास में होने की वजह से ए के स्थान पर आपके मुंह से क्या है, एक कोई अंधी गुफा में से निकले हुए शब्द आहा की तरह निकलता है। पर जब तुम उसका उच्चारण करते हो तो तुम्हारा मुख किसी गुफा की तरह दिखाई देता है। कवि को लगता है प्रस्तुत पंक्तियों में कि वह उनके उच्चारण करते समय अपनी वेदना में आहा व्यक्त करते हैं। मतलब आहा से जो हमने यहाँ किया भी लिखा भी है ना, तो इसका अर्थ यही है कि वो अपने उच्चारण में जो जीवन भर उनके अभ्यास में आहा निकलती रही उसका वो उच्चारण कर बैठते हैं। ए के स्थान पर वो आहा का उच्चारण कर बैठते हैं। यह भविष्य यानी शब्दों की दुनिया में कवि कहना चाहता है कि आप शब्दों की दुनिया से परिचित होगे अगर आप पढ़ना लिखना सीखोगे। तो किससे परिचित होगे? शब्दों की दुनिया। यह भविष्य है
यानी कि शब्दों की दुनिया में आने की सहमति है, यानी कि आपने साक्षर होने का प्रण कर लिया है, आप साक्षर होने के लिए क्या है, तैयार हैं, आप पढ़ने लिखने के लिए तैयार हैं, तो आप क्या है, शब्दों की दुनिया में शब्दों की दुनिया से परिचित होने के लिए, या उस दुनिया में जहाँ पढ़े लिखे कहलाते हैं लोग, उस दुनिया में आने के लिए आपने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। तुमने पहली बार बीते दिनों की यातना के खिलाफ मुंह खोला है। प्रौढ़ शिक्षा ग्रहण करने के लिए कवि कहना चाहता है कि करने के लिए जो सहमति तुमने दी है, वह तुमने पहली बार अपने अतीत की पीड़ा के खिलाफ, यानी कि जो युगों युगों से तक जो तुम्हारा शोषण हो रहा था, अशिक्षित होने की वजह से जो पीड़ाएं आपने सहन की, उनके खिलाफ आप सहमति देते हैं, है ना, और आपका मुंह पहली बार उन पीड़ाओं के खिलाफ खुला है। बीते दिनों की यातना है, यानी कि जो आपके यतीत के दुख भरे जो दिन थे, जीवन था, उसके खिलाफ आपने क्या है, पहली बार क्या किया है, मुंह खोला है। क्या खोला है? मुंह खोला है, ऐसा कवि का मत है। और यह आदमी का भविष्य है जिसका गूंगापन न सिर्फ आत्महत्या की सरहद पर बोलता है, मुहावरे के हवाई हमले से बचने के लिए जिसके दिमाग में शताब्दियों का अंधा कूप है। कवि कहता है कि यह आदमी का भविष्य है। आज प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से वह अपने हृदय के भावों को सकारात्मक भावों के रूप में व्यक्त करता है, और जो व्यक्ति प्रौढ़ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वे अपने आत्महत्या या चुप्पी, आत्महत्या क्या है, अर्थात कि आपसे कोई सटीक बात कर दी जाएगी तो आप उसका उत्तर नहीं दे पाओगे, और वो चुप्पी कवि को आत्महत्या के समान लगती है ना, आपको बोलना सिखाएगी। उस चुप्पी के स्थान पर प्रौढ़ शिक्षा क्या करेगी, आपको बोलना सिखाएगी, मुहावरे के हवाई हमले से बचने के लिए, यानी कि बातों को जो घुमा फिरा करके, है ना, अक्षर ज्ञान के अभाव में आज तक जो पीड़ित रहे हैं, उनके दिमाग में शताब्दियों का अज्ञान भरा हुआ है, उनके दिमाग अच्छे अंधे कूप की तरह है। क्या है? अंधे कूप की तरह है। पर अब वह प्रौढ़ शिक्षा से उन्हें पढ़ने में, है ना, पढ़ने की व्यवस्था की जा रही है, कि अर्थात जो अज्ञानता है मन के अंदर, वो आपके अंधे कुएं के समान भरी हुई है। वो क्या है कि अब प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से कवि समझता है कि वो समाप्त हो जाएगी। हाँ, जो खोए हुए से पशुओं की पूंछ के नीचे टटोलता है, जो किताबों के बीच जानवर सा चुप है, वे लोग अब तक पढ़ने में असमर्थ होने से पुस्तकों को देखकर पशुओं के समान चुप थे। कवि क्या कहना चाहता है कि जो किताब को देखते ही पशुओं के समान चुप थे, अर्थात पशु को भी समझ में नहीं आती किताब, और निरक्षर व्यक्ति को भी समझ में नहीं आती है किताब, और चुप थे, अर्थात उनसे पुस्तक देखने का साहस ही नहीं था। उन ऐसे लोग जो प्रौढ़ शिक्षा में आ रहे हैं, उनमें अब तक किताब देखने का, किताब का अध्ययन करने का साहस ही नहीं था। पहले वे पढ़ने की बात करते ही, किसकी बात करते ही, पढ़ने की बात करते ही पशुओं की पूंछ टटोलते थे, है ना, और अर्थात वो चुप हो जाते थे, यानी कि अपने आप को कहीं अन्य व्यस्त दिखाने के लिए पशुओं के क्या है, कीड़े हटाने की कोशिश करते थे। कवि कहता है कि यह उन व्यक्तियों का भविष्य जो अचानक टूटते टूटते इस तरह तन गया है कि कल तक जो मवेशी खाना था, आज उनके लिए क्या है, पंचायत भवन बन गया है। क्या बन गया है? पंचायत भवन बन गया है। अब कवि क्या है, प्रौढ़ शिक्षा की सफलता के लिए थोड़ा सा कहते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा उन लोगों के लिए है जो कष्टों को जीते जीते आज कष्टों के प्रतीक बन गए हैं, और वे टूट चुके थे, पर अब शिक्षा प्राप्ति से वापस तन करके वो खड़े हो गए हैं। यह शिक्षा उनका भविष्य है। वर्तमान में प्रचलित साक्षरता अभियान के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा
कि व्यवस्था का जो वर्णन किया है कवि ने वो इस प्रकार से किया है कि जो कल तक मवेशी खाना था, क्या था, वो समझते थे कि भाई जो भी स्थान दिखता था सार्वजनिक वो किस काम के लिए, पशुओं को बांधने के लिए, ठीक है ना। आज वो पंचायत भवन बन गया, अर्थात वो पहचानने लग गए कि पशुओं का बाड़ा अलग होता है और पंचायत भवन अलग होता है। तो जो व्यक्ति की मर्माहत पीड़ा है उसको कवि ने अपने शब्दों में व्यक्त की है। लालटेन की लो जरा तेज करो, कवि किसी शाम की बात चर्चा करते हुए कहते हैं, उनका वर्णन करते कहते हैं कि भाई लालटेन जलाई हुई है, कोई पेड़ है, मतलब चौपाल में क्या है, कोई पेड़ है और पेड़ पर एक कील गाड़ी हुई है और कील पर एक लालटेन लटकी हुई है, उसे यहाँ पेड़ में गड़ी हुई कील से लटका दो। हाँ अब ठीक है, अगर वो थोड़ा ऊंचा लटकाएंगे तो क्या होगा कि उसका थोड़ा उजाला ज़्यादा आएगा, लटका दो, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। कारण है कि कवि कहता है, कवि कहना चाहता है कि गांव एवं पिछड़े क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा प्राय रात्रि में ही चलती है, क्योंकि दिन के समय जो लोग होते हैं वो मेहनत मजदूरी, पशुओं की देखभाल, चराना, ठीक है, और खेती बाड़ी में ही व्यस्त रहते हैं। तो प्रौढ़ शिक्षा के लिए वे शाम का ही समय उनको उपलब्ध हो पाता है। तो अधिकतर जो कक्षाएं प्रौढ़ शिक्षा की कवि कहते हैं कि संध्या के समय ही चलती थी। तो गाँवों एवं पिछड़े क्षेत्रों में विशेष तौर से ऐसा देखने को मिलता था। प्रौढ़ शिक्षा प्राय रात्रि में ही चलती थी। प्रत्येक दिन नया पाठ पढ़ाने से पहले, है ना, जो नया पिछला पाठ है उसको दोहराना जरूरी है, उसके बारे में कवि